आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। इनमें से कौन सा प्रोटोनिक एसिड नहीं है। ध्यान दीजिए नॉट पूछ रहा है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि प्रोटोनिक एसिड का मतलब क्या होता है। तो प्रोटोनिक एसिड का मतलब ऐसा एसिड, ऐसा अम्ल जो विलयन में प्रोटॉन दे सके। प्रोटॉन का मतलब H+ दे सके, उसे प्रोटोनिक एसिड कहेंगे। तो 4 विकल्प दिए गए हैं और कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोटोनिक एसिड नहीं है। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 46 नंबर का सॉल्यूशन दिया गया है। तो हमने आपको बताया है कि प्रोटिक एसिड का मतलब है कि किसी विलयन में अगर उस एसिड को डाला जाए तो वो प्रोटॉन देगा, यानी H+ देगा, उसे हम प्रोटिक एसिड बोलेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा प्रोटिक अम्ल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए वाला विकल्प यानी BOH का होल थ्राइस प्रोटिक अम्ल नहीं है। और क्यों नहीं है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है BOH का होल थ्राइस इन एक्वस मीडियम कोऑर्डिनेट्स ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म द हाइड्रेटेड स्पीसीज H सिंगल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है BOH का होल थ्राइस। तो ये कंपाउंड बनाता है BOH का होल थ्राइस। अगर जलीय विलयन में इसको डाल दिया जाए तो ये कंपाउंड तैयार होता है, यानी ये यौगिक तैयार होता है। और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कोऑर्डिनेट ए मॉलिक्यूल। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मतलब कि एक ही तरफ से किसी दूसरे को दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाएं। जैसे यहाँ पर देखिए H और O बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन H का होगा, एक इलेक्ट्रॉन O का होगा। लेकिन यहाँ पर ये तीर देखिए इधर को लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि B के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और दो के दोनों इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड बना है O और B के बीच में, वो O के द्वारा दिए गए। तो जब केवल एक ही परमाणु के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं किसी दूसरे को, तो जो बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं और उस यौगिक को कोऑर्डिनेट यौगिक या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो तीर की तरह बना हुआ है। तो कह रहा है इन दिस स्पीसीज B+3 आयन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज हैज ए हाई पोलराइजिंग पावर देयर बाई पुलिंग द सिग्मा इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेटेड O एटम टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो कहने का मतलब ये है कि जो B है ये B+3 के रूप में पाया जाएगा, जैसा यहाँ दिखाया जा रहा है। और B+3 के रूप में पाए जाने का कारण क्या है? इसका स्मॉल साइज, यानी इसका छोटा होना इसके B+3 बनने का एक मुख्य कारण है। और वो कारण इसलिए है कि इसका आकार बहुत छोटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं होगी। जैसे 500 बोरी गेहूं हो और 10 बाई 10 के कमरे में रखना हो तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कमरा छोटा है। इसी प्रकार से B का आकार छोटा है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है। तो वही कह रहा है B+3 आयन बनाएगा क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। और एक क्वालिटी और है हाई पोलराइजिंग पावर। इसकी ध्रुवण क्षमता पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है,
thereby pulling the sigma electron charges on the coordinated O atom towards itself। इससे क्या होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो O की तरफ बहुत तेजी से पुल करते हैं, यानी खींच जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन O की तरफ खींचेंगे तो B के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, इसीलिए O इलेक्ट्रॉन दे करके B को ये कंपाउंड बना रहा है और दोनों इलेक्ट्रॉन O के द्वारा दिए जा रहे हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। द कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन इन टर्न पुल्स द सिग्मा इलेक्ट्रॉन चार्जेज ऑफ द OH बॉन्ड ऑफ द अटैच्ड OH मॉलिक्यूल टुवर्ड्स इटसेल्फ। कह रहा है ये कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेटेड क्यों कह रहा है? क्योंकि यही दोनों इलेक्ट्रॉन का सहयोग कर रहा है O और B के बीच जो बॉन्ड बना है, इसीलिए O से B की तरफ ये तीर लगाया गया है। तो वही कह रहा है कि चूंकि अब देखें सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो बात कर रहा है, तो सिग्मा और पाई दो बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। तो पहले हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में समझ लें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे C डबल बॉन्ड C है तो एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है। C ट्रिपल बॉन्ड C होगा तो एक बॉन्ड सिग्मा है और ये दो बॉन्ड हमारे पाई है। तो पाई जो बॉन्ड है इसके पाई इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे, सिग्मा जो बॉन्ड है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सब सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जितने भी सिंगल के अलावा बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा सिंगल वाला, बाकी सब पाई होते हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, तो इन बॉन्ड को बनाने में जो इलेक्ट्रॉन सहयोग कर रहे हैं उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको समझने का प्रयास करिए। तो वही कह रहा है कि द कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन इन टर्न पुल्स द सिग्मा इलेक्ट्रॉन चार्जेस ऑफ द OH बॉन्ड ऑफ द अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये जो H2O अटैच है इससे, तो इसमें O और H के बीच जो ये सिग्मा बॉन्ड है इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये ऑक्सीजन इनको अट्रैक्ट कर रही है। अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल को में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनको पुल कर रही है कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन। तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसीलिए ये B को इलेक्ट्रॉन दे करके ये O और B वाला बॉन्ड बना रहा है। दिस फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ H+ आयन फ्रॉम द OH बॉन्ड। दिस फैसिलिटेट्स द रिमूवल ऑफ H+ आयन फ्रॉम द OH बॉन्ड। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि H+ आयन निकल जाता है OH बॉन्ड से। तो इस OH बॉन्ड में से एक H निकला तो H+ बन गया, और जितना बचा तो 3 ये है, एक ये 4 हो गए, और ये O के साथ तो 4 O हो गए, 4 H। तो ये BOH का होल फोर्थ माइनस बन जाता है, ये बन जाता है, और ये H+ बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर H+ दे रहा है और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोटिक अम्ल नहीं है। तो प्रोटिक अम्ल की हमने आपको परिभाषा बताई थी कि जो विलयन में प्रोटॉन यानी H+ नहीं देगा वो प्रोटिक अम्ल नहीं है। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ BOH का होल थ्राइस इन वाटर एक्ट एज ए वीक एसिड। यहाँ पर देखिए BOH का होल फोर्थ माइनस बना है, इससे H+ निकलना बड़ा कठिन है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन है। तो इस वजह से ये वीक एसिड है, यानी बहुत कमजोर अम्ल है। बहुत कमजोर अम्ल है का मतलब विलयन में H+ बहुत कम देगा, एंड इट इज नॉट ए प्रोटिक अम्ल। इस वजह से ये प्रोटिक अम्ल नहीं है, यानी प्रोटॉन H+ बहुत ज्यादा नहीं दे पाएगा, बहुत ही कम है। या तो इसको प्रोटिक अम्ल इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि बहुत ज्यादा H+ नहीं दे पाएगा। वैसे वीक है, थोड़ा बहुत तो देगा, लेकिन चूंकि 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें सबसे कम संभावना है इसको
H+ देने की, इसीलिए यही विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखें 47 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 47 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि इन HS- I- R NH2, ये R के NH2 के बीच में बॉन्ड है, NH3 ऑर्डर द प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी विल बी। तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी का मतलब कि H+ को स्वीकार करने की क्षमता। तो ये देखिए क्रम दिया गया है 4 विकल्पों में कि किसके प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता यानी H+ लेने की क्षमता ज्यादा है। तो ये ज्यादा से कम की ओर क्रम हमको बताना है। तो यहाँ पर देखें 47 का C विकल्प करेक्ट है और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिसिटी, यानी जिसमें H+ को लेने की क्षमता ज्यादा होगी उसका बेसिसिटी यानी क्षारकता ज्यादा होगी। नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिसिटी यानी क्षारकता की मात्रा ज्यादा होगी। तो जिसकी H+ लेने की क्षमता ज्यादा है, जाहिर सी बात हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि H+ देने वाला एसिड होगा, H+ लेने वाला बेस होगा। तो ज्यादा मात्रा में H+ लेने वाला ज्यादा अधिक बेसिक होगा यानी क्षारीय होगा। तो बेसिसिटी उसकी ज्यादा होगी जो प्रोटॉन को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। सीधी सीधी बातें समझ में आ गई। अब देखते हैं इन RNH2 H हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि N हमारा 5वें वर्ग का तत्व है, 5वें वर्ग का तत्व है। तो N के बाहरी कक्षा में 7n14 होता है। तो 7 परमाणु क्रमांक है यानी एटॉमिक नंबर। तो इसको 2,5 लिख सकते हैं। 2 8 8 2 8 8 18 18 32 ऐसे क्रम हमारा चलता था। तो 2 के बाद 8, तो 8 है नहीं तो 5 बचा, यानी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से 5 डंडा बनाएंगे ऐसे ऐसे। तो 5 में से 3 डंडा देखिए, 3, एक N R के साथ जुड़ा है N का और 2 H के साथ। तो इसका मतलब 2 डंडे बचे यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहाँ पर ऐसे बना देंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि N हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन N के पास उपस्थित है। which intensified due to electron releasing R group and increase the tendency to donate lone pair of electron to H+। तो यही कह रहा है कि चूंकि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसी वजह से which intensified due to electron releasing R group, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो यह इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप के रूप में इसकी पहचान होगी। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के रूप में पहचान होगी एंड इंक्रीज द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन चूंकि इसके पास ज्यादा है तो ये रिलीज कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के रूप में इसकी पहचान होगी और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये लोन पेयर जो है इसको डोनेट करेगा। तो डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H+। ये H+ को और अपना इलेक्ट्रॉन देगा। H+ को लेना चाहिए था बल्कि ये H+ को इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो H+ को इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसके पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए आगे क्या है। कह रहा सेकेंडरी हैड द साइज ऑफ जायन इंक्रीजेज देयर इज लेस attached for H+ to form bond with H atom and are less basic। तो साइज ऑफ आयन का जो इंक्रीजमेंट है या साइज ऑफ आयन है वो बहुत कम है, बहुत कम है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही कह रहा है सेकेंडली हैज एज द साइज ऑफ आयन इंक्रीजेज देयर इज लेस, बहुत कम है कि आयन का साइज इंक्रीज किया जा सके। Attraction for H+ to form bond with H atom
एंड आर लेस बेसिक। तो चूंकि इसका साइज कम है तो H+ के साथ बॉन्ड बनाना भी कुछ कम प्रीफर करेगा, इसलिए ये लेस बेसिक है, यानी कम बेसिक है। तो इस प्रकार से जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी का ऑर्डर है वो नीचे दिया गया है। सबसे ज़्यादा NH2 है, फिर NH3, फिर HS-, फिर I-। ये क्रम है हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी का। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पहले हमको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, फिर साइज देखना है। सबसे पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, फिर साइज देखना है, फिर अट्रैक्शन ऑफ फॉर H+ देखना है। 3 चीजें देखना है। तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर भी है और साइज भी सबसे बड़ा है, क्योंकि R का मतलब कोई एल्कली ग्रुप है, यानी CH3, C2H5 इस तरह का कोई जुड़ा होगा इसके साथ में, तो बड़ा ग्रुप है, मतलब इसका साइज सबसे ज़्यादा है। फिर NH3 का साइज और कम है इसकी तुलना में, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 आइटम है, इसमें 4 तो हैं, 3 1 4, लेकिन ये R बहुत बड़ा ग्रुप है क्योंकि CH3 में खुद ही 4 आइटम हो गए। तो R अगर CH3 है तो बहुत आइटम इसमें हो गए, इसमें कम है। तो इसमें ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा, इसमें 4 है, फिर इसमें 2 है, फिर इसमें 1 है। तो जिसमें आइटम ज़्यादा उसकी साइज बड़ी है, तो जिसकी साइज ज़्यादा होगी उसके प्रोटॉन एक्सेप्टिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो साइज देख लिया, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं लेकिन साइज कम है, तो इसके बाद इसका दूसरा नंबर। फिर इसमें देखिए माइनस साइन है और 2 H और S- है, इसमें एक ही माइनस है, I-। तो इस क्रम के हिसाब से प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इसकी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से 47 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 का C, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा RNH2 की होगी, फिर NH3 की, फिर HS- की, फिर I- की। इस प्रकार से हम क्रम को बता सकते हैं। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कॉन्जुगेट एसिड फॉर NH2- इज। तो NH2- का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? तो एसिड का मतलब जिसमें H+ जुड़ सके, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2- इज। तो देखें NH2 में H+ जोड़ेंगे तो NH3 बन जाएगा, इस वजह से 48 में कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2- इज NH3 हो जाएगा। 48 का D विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 का D विकल्प हमारा करेक्ट है। NH2- में H+ जोड़ा गया तो NH3 बन गया कॉन्जुगेट एसिड। सब्सटेंस प्लस H+ तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है। सब्सटेंस में H- घटा देंगे तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। ये हमने आपको बताया है पीछे। ये दोनों चीजें याद रखिए। तो 48 का D विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। डिफिशियंट का मतलब कमी है, तो बी वाला विकल्प सही है, BCl3। BCl3 में इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि B की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों Cl3 से बॉन्ड बना लिए, तो तीनों का उपयोग हो गया। और बाहरी कक्षा का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है।
तो इस वजह से BCl3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। ये देखिए बता रहा है कि इन BCl3 द सेंट्रल एटम B इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड कंटेन्स ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस सेल। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड से कोई कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, ये जब आएगा चैप्टर तो हम इसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए जैसे हमारा BCl3 है और इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो B से तीनों Cl हमारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो एक को यस मान लेंगे, बाकी PP रहेंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यही sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है। तो यही कह रहा है कि कंटेन्स ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल। तो इसके वैलेंस सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन जो सेंट्रल एटम B है इसके वैलेंस सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 ही है, 2 की कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट होने में। तो B के 3 रहेंगे और Cl के 3, तो 3 3 6 ही होंगे। तो 49 का B हमारा करेक्ट हो जाएगा। अन्य में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए C में 4 होंगे, क्योंकि C6 लिखते हैं हम, तो 2,4 लिखेंगे, तो बाहरी कक्षा में 4 C के और ये Cl के 4 4 8। P में 5 और Cl के 5 10। BCl2 में जो है यहाँ पर देखिए जो B है ये दूसरे वर्ग का तत्व है, तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं B में, तो 2,2 लिखेंगे, तो बाहरी कक्षा में 2 होंगे, तो B के 2 और Cl के 2, जिसमें भी 4 होंगे। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही है एक तरह से, लेकिन 49 का B आंसर दिया है, तो हम इसको मानेंगे ये भी सही हो सकता है, इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर A और B विकल्प दोनों में से B क्यों सही किया है, A क्यों नहीं सही किया है, जबकि इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो देखिए BCl3 का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, और BCl2 में क्या है, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनता, पॉलीमेरिक फॉर्म है। B जो है फिर ऐसे ऐसे बनाएगा स्ट्रक्चर, मतलब ये Cl पॉलीमेरिक फॉर्म है, तो ये फिर से Cl से मिल करके ये दूसरा BCl ऐसे मिल करके बना लेता है, फिर B जो Cl रहेंगे उनसे ऐसे बनाएगा अगला BCl, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर लेता है, इसलिए ये वाला न सही हो करके ये वाला विकल्प हमारा सही होगा। तो 49 का B विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में द स्ट्रांगेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज, तो सबसे स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। तो देखिए जो H+ देता है वो एसिड होता है, और उस H+ के देने से जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। तो मान लीजिए CH3COOH है, तो इससे H+ बनेगा और CH3COO- बनेगा। तो ये एसिड है, तो ये H+ दे दिया, तो ये जो बचा ये इस CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस होगा, CH3COO-। तो CH3COO- CH3COOH जो कि एसिड है इसका कॉन्जुगेट बेस है।
और जो एसिड वीक होता है उसका कॉन्जुगेट स्ट्रांग होता है। तो चूंकि CH3COOH हमारा वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट संयुग्मी क्षारक होगा वो स्ट्रांग होगा यानी प्रबल होगा। तो स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा? D वाला, क्योंकि ये एसिड वीक है तो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रांग होगा। तो इस प्रकार से हमको समझना है। तो 50 का D विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में CH3COOH है, इससे CH3COO माइनस बनेगा। ये ऐसे साइन होना चाहिए। तो ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है, क्योंकि ये वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस इसका स्ट्रांग होगा। तो 50 का D विकल्प हमारा करेक्ट है। देखिए यहाँ पर बता रहा है as CH3COOH इज द वीकेस्ट एसिड सो इट्स कॉन्जुगेट बेस CH3COO माइनस इज द स्ट्रांगेस्ट बेस। तो चूंकि एसिड हमारा वीक है जो एसिटिक एसिड है, इसलिए इसका संयुग्मी क्षारक प्रबल होगा यानी स्ट्रांग होगा। H2SO4 HCl HNO3 ये सब प्रबल अम्ल हैं, स्ट्रांग एसिड है, इसलिए इनका कॉन्जुगेट क्या होगा? वीक होगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड, इनमें से कौन सा लुईस एसिड नहीं है? तो देखिए C2H4 हमारा लुईस एसिड नहीं है। कैसे नहीं है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 51 का B हमारा करेक्ट है। C2H6 जो है हमारा लुईस एसिड नहीं है। कह रहा इन BF3 एंड FeCl3 मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट and in SiF4 the central atom has empty d orbitals। तो BF3 को अगर देखें तो B में बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 8 होना चाहिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। इसी प्रकार से FeCl3 में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। रही बात SiF4 की, तो इसमें खाली d ऑर्बिटल पाया जाता है, खाली d ऑर्बिटल। जब इसके Si के इलेक्ट्रॉनों को हम भरेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s इस तरह लिख करके आप बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से, जैसा कि हमने केमिस्ट्री में पहले पढ़ा था कक्षा 11 में, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल हमारा इनकम्प्लीट मिलेगा। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है, F का 4 इलेक्ट्रॉन और SI की बाहरी कक्षा के 4 तो 8। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन SI में जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु SI है, उसकी बाहरी जो D कक्षा के इलेक्ट्रॉन है पूर्ण नहीं है, यानी इम्पटी यानी खाली है। इसलिए यह भी जो है हमारा लुईस एसिड है। Hence according to Lewis concept these are Lewis acid। इस प्रकार से लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सब हमारे लुईस एसिड हैं। तो देखिए SiF4 BF3 FeCl3 ये सब लुईस एसिड हैं, लेकिन C2H4 लुईस एसिड नहीं है। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिपीटेड यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स का वुड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। ये 4 विकल्प में से कौन से खाद का उपयोग करने पर जो भूमि है वो एसिडिक हो जाएगी? इंक्रीज द एसिडिटी यानी अम्लीयता बढ़ा देगी भूमि की, अगर उसमें इस खाद का उपयोग किया जाएगा तो कौन सी ऐसी खाद है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अमोनियम सल्फेट जो है ये एसिडिटी को बढ़ा देगी। कैसे बढ़ाएगी इसको समझने का प्रयास करते हैं।
तो इसमें जो सल्फेट है SO4 माइनस आयन ये H के साथ मिलके H2SO4 बनाएगा और H2SO4 हमारा प्रबल अम्ल है। और अमोनियम में NH4 जो है प्लस ये OH के साथ मिलकर के NH4OH मिला बनाएगा, ये हमारा दुर्बल क्षार है। तो ये सल्फेट वाला ग्रुप प्रबल अम्ल बना रहा है और ये अमोनियम वाला ग्रुप दुर्बल क्षार बना रहा है। तो प्रबल वाला अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा, इसलिए अम्लीयता ज़्यादा रहेगी। इसलिए जिस सॉइल में या जिस मिट्टी में अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया जाएगा वो भूमि एसिडिक हो जाएगी। तो 52 का ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 52 का ए करेक्ट है। कह रहा अमोनियम सल्फेट इज ए साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड यानी H2SO4 एंड वीक बेस NH4OH। तो जो अमोनियम सल्फेट हमारा लवण है यानी साल्ट है, ये प्रबल अम्ल H2SO4 और दुर्बल क्षार NH4OH से मिलके बना है। तो H2SO4 का 2H प्लस और ये OH निकाल दिया जाए तो NH4 प्लस बचेगा, ये SO4 -2 बचेगा। वही मिल करके NH4 अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। कह रहा है देयरफॉर रिपीटेड यूज ऑफ अमोनियम सल्फेट वुड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम बार बार अमोनियम सल्फेट का उपयोग करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ेगी भूमि में। व्हाइल अमोनिया फॉर्म NH4 इज यूज्ड अप बाय द प्लांट। और जो NH4OH भाग है इस अमोनियम सल्फेट का वो पौधों के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, जबकि H2SO4 घातक है, खतरनाक है, ये पौधों के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता, तो यह मिट्टी में बना रहता है। इस वजह से हेंस द एसिडिटी ऑफ सॉइल विल इंक्रीजेज। तो इस वजह से मिट्टी की जो अम्लीयता है वो बढ़ जाएगी। तो 52 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाए। अब आगे आ जाता है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।